और देखिए मेरे पास 2 पेजेस हो गए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के, पहले एक था लेकिन अब 2 पेजेस हो गए हैं। इसका मतलब है कि बिलीव करें मैं आपकी रिक्वेस्ट की बड़ी वैल्यू करता हूँ। इस रिएक्शन के लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी मेरे बहुत प्यारे हिंदू भाई सुभाष पटेल साहब ने। दोनों ही ओपोनेंट्स जो हैं दोनों ही कमाल के हैं। एक तो असद साहब हैं कमाल के मुकर्रर, कमाल की बहस करने वाले, ऊपर से संबित पत्रा साहब जो कि बहुत ज़बरदस्त काबिल हाजिर जवाब इंसान हैं, बड़े काबिल सियासतदान हैं और बड़े काबिल मुकर्रर हैं। जिस तरह बात करते हैं भाई साहब के मोदी साहब ने ये कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, नौकरियां नहीं मिली, तो मुझे लगा कि जैसे वो बिल्कुल बात कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कि उन्होंने कुछ नहीं, बिकॉज इमरान खान और मोदी साहब दोनों की कुछ एक ही सूरत हाल लग रही है मुझे पाकिस्तान भारत में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे भारत में। और कुछ अर्से पहले मेरे एक हिंदू भाई हैं भारत से, उनका नाम है सुभाष पटेल। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप संबित पत्रा और अवैसी साहब की एक डिबेट है कश्मीर को लेके, तो उस पर ज़रा आप रिएक्शन दें। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि मुझे मेरे हिंदू भाई भी भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे देखते हैं, तो मैंने क्यों नहीं आज सुभाष पटेल साहब की रिक्वेस्ट को पूरा करूँ मैं। और रिक्वेस्ट की उनको शायद महीने से ऊपर हो गया, लेकिन बहरहाल नज़र में मेरी आई तो मैं इस पर आज रिएक्शन दूंगा इंशाल्लाह। और देखिए मेरे पास 2 पेजेस हो गए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के, पहले एक था लेकिन अब 2 पेजेस हो गए हैं। इसका मतलब है कि बिलीव करें मैं आपकी रिक्वेस्ट की बड़ी वैल्यू करता हूँ, लेकिन जो कि टाइम क्योंकि रिक्वेस्टर बहुत ज़्यादा हैं और मैं अकेला बंदा और टाइम मेरे पास बड़ा कम है, तो मैं हर किसी की रिक्वेस्ट पूरी करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जिस पर्सनैलिटी पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हो तो उसको मैं लाजमी रिएक्ट करूँ सॉरी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि संबित पत्रा और मिस्टर असद अवैसी साहब क्या बात कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा देख के इसका, बिकॉज संबित पत्रा को मैं जानता हूँ, मैं देखा हुआ 1-2 बार, बड़े तेज़ किस्म के मुकर्रर हैं, बड़े काबिल सियासतदान हैं, बड़े काबिल बोलने वाले भी हैं और डिबेट्स में बड़े भारी रहते हैं वो। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और मैं अपनी NF भी ले लेता हूँ और इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे अब। लेट्स सी। वाओ, सेट्स बड़े कमाल के होते हैं संबित ये ABP न्यूज़ के। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सुबह 10 बजे से लगातार न सिर्फ सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के नेताओं को भी पूरा दे रहे हैं मौका, ताकि वो सीधे सवाल पूछें सरकार से और जनता के हक में उसके जवाब मांग सके। और अब हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान, जिनके बीच पूरी उम्मीद है गर्मागर्म बहस होने की, इस वक्त इस सभागार में आ चुके हैं। उन दोनों को ही मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बीजेपी के नेता संबित पात्रा का, और उनके साथ होंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो लगातार अपने तीखे और कड़े सवालों के साथ सरकार को करते रहते हैं परेशान। और इन दोनों के ही साथ इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी नेहा पंत। आपका चित्रा, बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनके सामने होंगे ऑल इंडिया MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शिखर सम्मेलन में आप लोग आए हैं और परिचय के दोनों मोहताज नहीं है। राजनीति में आप कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं। अगर संबित पात्रा ना हो तो असदुद्दीन ओवैसी नहीं, और अगर असदुद्दीन ओवैसी ना हो तो संबित पात्रा की राजनीति नहीं। चलिए सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब, मोदी सरकार ये दावा करती है कि वो सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है, और इसी मंत्र के साथ 3 साल उसने कामकाज किया। अगर ऐसी बात है तो 3 साल बाद भी असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े क्यों नजर आते हैं? मैं इसलिए उनके खिलाफ खड़ा हूं क्योंकि 2012 में उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत 110 रुपया बैरल थी और पेट्रोल 70 रुपया था। आज क्रूड ऑयल की कीमत $50 पर बैरल है और पेट्रोल 70 रुपये है। बिल्कुल सही बात और जब ये सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास, इंडिया फर्स्ट, गरीब के साथ हम हैं, हम पेट्रोल के ऊपर कृषि कल्याण, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत और
प्रॉफिट के बाद 30 रुपये होता है, तो आखिर 70 रुपये क्यों लिए जा रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल अच्छी दूसरी बात, नौकरियों का वादा, मोदी जी की वो स्पीच मुझे आज भी याद है जो शायद आपके चैनल पर आपने दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि 50 साल के उम्र के लोगों को तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर जो नौजवान पीढ़ी उनको नौकरी देंगे। सही है। आप बताइए कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने किया था। आज ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर तबाह बर्बाद होकर रह गया। 1.5 लाख नौकरियां मिली हैं और हर साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार नौजवान रोजगार मार्केट में आते हैं। इसीलिए मैं उनका खिलाफ हूं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर के मसले को हम हल करेंगे, यानी स्ट्रांगली डील करेंगे। सही बात है। 2014 में अनंतनाग में 65% पोलिंग हुई। आज ये सरकार वहां पर पोलिंग नहीं करवा सकती। श्रीनगर का बाई इलेक्शन हुआ, 7% पोलिंग होती है। सरकार आपकी है, एक कश्मीरी पंडित को आप नहीं लेकर गए वहां पर। सही बात है। और कॉर्डन एंड सर्च के नाम पर हद तो यह हो गई कि मासूम बच्चियां पत्थर फेंकने में मजबूर हो चुकी हैं इनके गलत पॉलिसियों की वजह से। सही बात है। और फिर आप देखिए कि नौकरियां तो नहीं मिली हैं। नौकरियां एक ही जगह पर मिल सकती है कि अगर कोई गौरक्षक बन गया तो उसको नौकरी मिल जाएगी। अगर बीजेपी आरएसएस के कोई फाउंडेशन दिल्ली में है तो वहां पर नौकरी भी मिल जाएगी। हो सकता है कि वो मंत्री भी बन जाए। तो ये ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सरासर नाकाम साबित हुई और इसीलिए पठानकोट के बाद 16 आर्मी बेसिस के ऊपर हमला हुआ। फिर कहां गया वो जवाब? सही बात कहां है, गया वो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे कि बिरयानी नहीं खिलाएंगे आप? बिरयानी तो नहीं खिलाए, मगर बिन बुलाए मेहमान बन के नवाज शरीफ घर में उतर गए आप। ठीक है ओवैसी साहब, तो ये अहम कारण है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं आप आज भी मोदी सरकार की खिलाफत करते हैं इन वजहों को लेकर। संबित पात्रा जी, तो किसका साथ किसका विकास फिर असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं? और क्या वाकई में मोदी सरकार में इतना आसान है मंत्री बनना, पद लेना, नौकरी पाना, जैसे उन्होंने गौरक्षक होने की बात कही? देखिए, पहली बात तो इन्होंने बिरयानी की बात की कि हम जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाए। कल ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान वाले बिरयानी नहीं खा पा रहे हैं। कल से नवाज शरीफ जी का बिरयानी खाना बंद हो गया है, मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात इन्होंने कही मासूम बच्चे, कश्मीर में मासूम बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। हाथ जोड़ के मैं कहूंगा, जो पत्थर फेंक रहे हैं उनको मासूम मत कहिए। इंडिया के आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत ने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हम आपसे निवेदन करते हैं पत्थर मत फेंकिए और आतंकवादियों को बचाने की कवायद मत करिए। अगर यूं ही पत्थर फेंकते रहेंगे तो वी विल ट्रीट यू एज ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट। हम आपको आतंकवादियों के सहायक के रूप में ट्रीट करेंगे। और मैं, भूल जाइए मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मैं अपने आर्मी के चीफ के कहे वाक्यों को रिस्पेक्ट करता हूं। हां, पत्थर फेंकने वालों को यह मत बोलिए कि हमारे नीतियों के कारण वो पत्थर फेंक रहे हैं। पत्थर वो पाकिस्तान की नीतियों के कारण, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले नीतियों के कारण फेंक रहे हैं। और अगर हम इस सच्चाई को नहीं जान पाएंगे और कहेंगे कि मोदी सरकार गलत है, तो मैं कहूंगा राजनीतिक कारणों से आप कह रहे हैं। तीसरी बात आपने नौकरी की कही, मैं यूं ही नहीं आया हूं, पूरी प्रिपरेशन के साथ आया हूं। एक हफ्ते पहले का यह आर्टिकल हिंदू अखबार का है। India's unemployment rate drops 50% in 7 months on Modi government's rural push. मनरेगा जो कि एक मॉन्यूमेंटल फेल्योर था, विगत कुछ वर्षों में जिस प्रकार, इसी वर्ष के आप आंकड़े देखिए, 48,000 करोड़ रुपया मनरेगा में दिया गया। यह अखबार की जो रिपोर्ट है, यह एसबीआई का रिसर्च कहती है कि 166% इंक्रीज आंगनवाड़ी, 158% इंक्रीज ड्रॉट प्रूफिंग, रूरल ड्रिंकिंग वाटर 698% इंक्रीज, ये सब इंक्रीज हुआ है। पर वादा तो 2 करोड़ का था, ऐसा विपक्ष कह रहा है। वादा आपने कितना किया था और उसके मुकाबले आप थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे? 2 करोड़ का आपने वादा कहा था कि हम रोजगार प्रति वर्ष 2 करोड़ का देंगे। मुद्रा योजगार के माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से 7.5 करोड़ लोगों को विगत 2 वर्षों में हमने स्वरोजगार दिया है, उनको लोन दिया है। तो ये 4 करोड़ से तो अधिक हो गया, 7.5 करोड़। ये तो इकोनॉमिक सर्वे 5.9 करोड़ कह रही थी, उसके बाद ऐड भी हुआ है। ओवैसी साहब, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी इस पर। जो संबित पात्रा 2 बातें कही, एक तो रोजगार पर वो कह रहे हैं आंकड़े ध्वस्त कर रहे हैं, मैं बोलूंगा, और दूसरा कश्मीर। संबित पात्रा अंग्रेजी जानते हैं, मुझसे अच्छी जानते हैं, वो शेक्सपियर पढ़े हैं। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल एडिशन में लिखा हुआ है कि इकोनॉमी 7% ग्रो हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट 5% है। ये जवाब पार्लियामेंट में भी दिया गया। मनरेगा की आप बात करते हैं, ये सरकार डियरनेस अलाउंस 20% बढ़ाती है और मनरेगा में 1 रुपया बढ़ाती है।
और 1 रुपया बढ़ाती है तो वर्किंग डेज कम क्यों करती है सरकार ये, और पैसे स्टेट को रिलीज क्यों होती है, ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है उसको रोक क्यों देते हैं। तीसरा, आप कहते हैं पत्थर मार रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या आप मैं खुश हूं कि आप अपनी नाकामी का इकरार कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान को कामयाब कर रहे हैं कश्मीर में, इसलिए कि आपकी सरकार है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? अगर वो पत्थर मारे तो पाकिस्तान से पत्थर नहीं आ रहा, आपका एलिनेशन, आपके गलत पॉलिसीज, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और हद तो ये हो गई मैडम कि कश्मीर में इन्होंने कहा था, बल्कि इनके बुजुर्गों ने कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेंगे, 2 झंडा नहीं रहेगा। नागा फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट में क्या कहते हैं कि शेयर्ड सॉवरेनिटी, आप हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी शेयर कर रहे हैं नागा से, ये आपकी हिंदुस्तान से मोहब्बत है। संबित, क्या ये मोदी सरकार की विफलता है कि पाकिस्तान बर्बरता के लिहाज से आगे बढ़ रहा है? हम पाकिस्तान को कहते थे एक सिर काटोगे 10 सिर काट के लाएंगे, क्या वो हो रहा है? और दूसरा, पत्थरबाजी को लेकर ओवैसी साहब का सवाल है कि क्या ये हमारी विफलता नहीं है अगर पाकिस्तान उन्हें पैसा प्रोवाइड कर रहा है और उस पैसे के बल पे वो पत्थर आप भी दे दीजिए पैसा। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। पहली बात तो है, आप ये कहते हैं हमारी विफलता है। जब आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, जब पेलेट गन चलाया गया और पेलेट गन के कारण कोई अगर झुक के पत्थर उठा रहा है तो स्वाभाविक है वो हताहत हो जाएगा, उसके आंख में लग जाएगा, उसके सर में लग जाएगा, क्योंकि पेलेट गन तो देखता नहीं है कि कौन झुक रहा है पत्थर उठाने के लिए। तब मुझे माफ करिएगा, ओवैसी साहब जैसे लोगों ने कहा पेलेट गन बंद करो, इन जैसे लोगों ने कहा कि नहीं ये तो एलियनेशन के कारण हो रहा है, ये तो इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, इनको नौकरी नहीं मिली, ये बेचारे बच्चे इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं। 4 दिन पहले जाकिर मूसा का एक वीडियो सारे न्यूज चैनल ने दिखाया, आप लोगों ने भी दिखाया। वो जाकिर मूसा क्या कह रहा था? वो जाकिर मूसा कह रहा था पत्थर फेंको, पत्थर फेंको हिंदुस्तान से कश्मीर को अलग करने के लिए नहीं, पत्थर फेंको इस्लाम के लिए, पत्थर फेंको कैलिफेट के लिए, पत्थर फेंको किस प्रकार रेडिकलाइज करना है उसके लिए। और उस समय ओवैसी साहब निकल के कहते हैं याकूब मेमन को फांसी इसलिए दे दिया क्योंकि वो मुस्लिम था। देखिए, जो सवाल संबित की बात से निकल करके आ रहा है वो सवाल ये है कि याकूब मेमन का अगर मैं शेम बोल रहे हैं तो जस्टिस शाह ने क्या कहा, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उनका बयान पे शेम नहीं बोलेंगे आप? और मैं आज भी कह रहा हूं, पंजाब में आपकी सरकार थी, बेन सिंह को मारने वालों को फांसी नहीं दी आपने, आपकी सरकार थी, तमिलनाडु असेंबली से रेजोल्यूशन आ गया। अब कश्मीर का मसला यह है कि सरकार इनकी है, ये अपनी नाकामियों को एग्रेसिव नेशनलिज्म से जोड़ते हैं। अगर छोटा सवाल आप पूरा कीजिए बात, जो संबित का सवाल है बस उतना आप तक मुझे पहुंचाना है। सिर्फ वो जो एक लाइन उन्होंने कहा कि जब इस तरह के वीडियोस सामने आते हैं और कहा जाता है कि आप कश्मीर को भारत से अलग करने के नाम पर पत्थर मत फेंकिए, आप इस्लाम के नाम पर पत्थर फेंकिए, तब ऐसे लोगों को सीधे निंदा नहीं होनी चाहिए। नो इफ नो बट। नहीं, आप और संपित मुझे हिंदुस्तान के खिलाफ समझते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना, तो ठीक है। आपको ना संपित को इख्तियार है कि आप मेरे नेशनलिज्म का इम्तिहान लें। जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ होगा मैं उसके खिलाफ था और इंशाअल्लाह रहूंगा। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। संपित इंडियन बाय बर्थ है, मैं इंडियन बाय चॉइस और बर्थ भी हूं, हमें उनमें फर्क है। दूसरी बात यह है कि संपित के बुजुर्ग आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए थे। संपित के बुजुर्ग महात्मा गांधी के कत्ल के बाद तिरंगे को और कॉन्स्टिट्यूशन को माने, हमने पहले से माना उसको। आखिरी बात यह है कि संपित साहब, हुकूमत आपकी है, मेरी नहीं है, आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप क्या कर रहे हैं वहां पर? संबित, मैं अगर जो बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, संबित करना चाहिए, मैं उसको एक लाइन में अगर क्या प्रेस कर रहे कर दूं, हैं? आप नाकाम साबित हो गए। कश्मीर की अशांति क्या बीजेपी की राजनीति है या बीजेपी की विफलता है? पहले बुजुर्गों का हिसाब किताब होगा क्योंकि बुजुर्ग आए हैं इस डिबेट में, मैं लेके नहीं आया, उसके बाद बाकी प्रश्न होगा। पहली बात है, ओवैसी साहब ने कहा कि वो बाय चॉइस इंडियन है। ओवैसी साहब, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, जनता बैठी हुई है, देश सुन रहा है, कोई और चॉइस था क्या? हिंदुस्तान से सुंदर देश, मैं आपको पूछ रहा हूं, मैं आपको आज पूछ रहा हूं, आप हिंदुस्तान की जनता को जवाब दीजिए। आपने कहा बाय चॉइस आप इंडियन है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये मेरी मिट्टी है, मेरी मां है, मेरी मां के सिवा दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आप बता दीजिए, आपके पास 2 माएं खड़ी थी, आपने इस मां को चुना, मेरे पास तो मेरी एक ही मां थी, मेरे पास 2 मां नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपके बीच में मैं सुना आपको, मैं कंप्लीट कर दूं। दूसरी बात, फिर दूसरी बात पे आ जाऊं। बुजुर्ग की बात कही गई। ठीक है, फिर मैं आती हूं आपके पास। मैं आज यहां पे सीना ठोक के कह सकता हूं, मेरे बुजुर्ग इस मिट्टी के लिए मर रहे थे, खप रहे थे, उनका कंकाल इस मिट्टी में दफना है। मगर मुझे बहुत कष्ट होता है, आप लोगों के पास गूगल है, गूगल करिए राजाकार ऑफ हैदराबाद, गूगल करिए, आपको इतिहास मालूम पड़ेगा इनके बुजुर्ग का। ठीक है, एक तीसरा मैं अंत कर दूं, सिर्फ खत्म कर दूं। ठीक है,
बहुत सम्मान करता हूं मैं ओवैसी साहब का, पार्लियामेंटेरियन है। सबसे बड़ी बात है इन्होंने कश्मीर की बात कही, पत्थरबाजों की बात कही। हम पिछले वर्ष 11 आईएएस सस्पेक्ट पकड़े गए थे हैदराबाद में। ओवैसी साहब वही व्यक्ति है, जब पुलिस उनको पकड़ के ले गई थी तो इन्होंने निकल के कहा था इनको पुलिस पकड़ के ले गई है क्योंकि ये मुस्लिम यूथ है और मैं इनको लीगल एड दूंगा। एक मिनट ओवैसी साहब, मैं चाहूंगी इस पर आप जवाब दें। सुनिए, लीगल एड देना संपित साहब के अख्तियार में नहीं है। लीगल एड देना कॉन्स्टिट्यूशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्या आरएसएस ने लीगल एड नहीं दिया? क्या साध्वी आरएसएस के आज भी नहीं दे रही है कर्नल पुरोहित को? इसीलिए दे रही क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप दुनिया की कोई ताकत किसी एक्यूज को नहीं रोक सकती। हमने लीगल एड दिया अजमल कसब को और दुनिया के सामने बताया। सुनिए दुनिया, सुनिए सुनिए स्टेट ने दिया, स्टेट दे सकती है। सुनिए, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर भी हूं, मैं किसी का भी केस लड़ सकता हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने महात्मा गांधी के कातिलों के खिलाफ पैसा जमा किया था। बताइए, आप कंडेम करेंगे उसको? हिस्टोरिकल फैक्ट है, बिल्कुल नहीं है फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट नहीं है। सरदार पटेल के बुक्स के लेटर्स के बुक्स में बात लिखी गई है और बिल्कुल नहीं को पढ़ना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है ठीक है, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ऐसा मत कहिए। आपसे कह रहा हूं, कश्मीर में क्या करेंगे आप? श्यामा प्रसाद कश्मीर में अमल लाएंगे? कश्मीर में क्या करूंगा बता दूं? मैं ना जरा इस डिस्कशन चर्चा को मैं लाना चाहती हूं। हमारे पार्टी के फाउंडर हैं, या कह दूं मैं आपको, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर में वीजा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां बलिदान होके आए, वरना कश्मीर में जाने के लिए वीजा और परमिट लगता था। जुड़ा मेरा एक सवाल, और जो जनता की तरफ से आया, वीजा, ठीक है, अरुणाचल जाने के लिए वीजा, सब जवाब निकाल दीजिए ना, फिर निकाल दीजिए ना अरुणाचल। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, जाहिर सी बात है आप दोनों ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर कभी एक साथ नहीं होंगे। स्टेट सॉवरेनिटी, मैं फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट। ओवैसी साहब, थोड़ा आगे मैं आप ही का सवाल लेके आना चाहती हूँ। संबित, सीधा जवाब चाहूंगी। ये सवाल दरअसल हमें ट्विटर पे भी मिला है, इसीलिए देखिए दर्शक भी हमारे, तो मैं सारे सवाल जोड़ के, कश्मीर में अशांति बीजेपी की राजनीति है या बीजेपी की विफलता, ये सवाल पूछा गया। देखिए, कश्मीर में जिस प्रकार की अशांति फैल रही है या अशांति जो बताया जा रहा है, ऑपोजिशन का मेन एलिगेशन है कि ये बीजेपी और पीडीपी की जो अनहोली नेक्सस है उसके कारण हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, आप जनता जनार्दन है, ये जो बीजेपी पीडीपी जब सरकार में, तो अभी जुम्मा चुम्मा 1.5 वर्ष से आई है, उससे पहले जब हमारी सरकार नहीं, 2 साल हो गया, चलिए 2 साल हो गया, मैं तो बोलता हूं 3 साल भी कर दीजिए, उससे पहले पत्थरबाज नहीं थे, उससे पहले जम्मू कश्मीर एकदम स्वर्ग बना हुआ था, उससे पहले कोई अशांति नहीं था। आप जब तक असल मुद्दे पर बात नहीं करेंगे कि वहां रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वहां वहाबिज्म फैल रहा है, और ओवैसी जैसे लोगों को बाहर निकलकर लिबरल मुस्लिम्स को इस पर अटैक करना चाहिए, सूफिज्म लाना चाहिए। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहां अनएम्प्लॉयमेंट की लड़ाई नहीं हो रही है, वहां पर रेडिकलाइजेशन हो रहा है। आप लोगों को वहां उन्होंने अपनी बात रखी, बिल्कुल संबित ने अपनी बात रखी, वो आपसे अपील कर रहे हैं। सूफिज्म की बात, आप क्या करेंगे कश्मीर के हालात बदलने के लिए? मैं सूफिज्म की बात कर रहे, कभी फनाफिल्लाह का मतलब बता दीजिए दुनिया को। फनाफिल्लाह किसको कहते? फनाफिल मुरीद मुर्शिद किसको कहते? सर पढ़ के आइए। दूसरी बात, ये कश्मीर में मैं मालूम आप बहुत पढ़े लिखे, मैं कम पढ़ा लिखा हूं। नहीं सर, सही है, नहीं सही है सर, मैं दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री नहीं होल्डर हूं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, गवर्नमेंट आपकी है, रेडिकलाइजेशन अगर हो रहा है, हम गए थे वहां पर, मैंने 12 सजेशन राजनाथ सिंह साहब को दिए, एक सजेशन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप पूछ लीजिए, कभी राजनाथ सिंह साहब को बिठाइए, मुझे बिठाइए। आपने एक कोई सजेशन बता सकते हैं जो आपने दिया हो वहां का बेहतर भविष्य के लिए? मैंने कहा था कि सर पहला ये काम आप कर सकते हैं कि वहां कश्मीर के वैली के जितने अखबार के एडिटर्स हैं उनको बुलाइए, उनसे बात करिए, उनको समझाइए। दूसरा मैंने कहा था कि वहां पर जो एप्पल ग्रोअर्स है, उनका उस वक्त हम गए थे, वो खराब हो रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन का मुहैया करिए। तीसरा हमने कहा था कि जितने लोग 100 से ज्यादा बच्चे अंधे हो चुके थे, आप उनके लिए वहां एक हॉस्पिटल खोलिए। आप बताइए, ऐसे 12 सजेशन हमने दिए, ये पूरे अपोजिशन ने दिए। क्या हुआ? पावर में ये है, ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बात कर रहे हैं। उनका जवाब ले लीजिए। 12 सजेशन दिए इन्होंने, 3 अभी इन्होंने जिक्र किया। राजनाथ जी जब गए थे, पिछली बार आप लोगों ने विजुअल देखा होगा, राजनाथ जी जब कश्मीर गए थे, महबूबा साहब का मैडम के साथ बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उससे पहले एडिटर से भी मिले थे, नवयुवकों से भी मिले थे, एप्पल ऑर्किड्स जो लोग चलाते हैं उनसे भी मिले थे, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होगा उस विषय में भी बात की थी। मैं ओवैसी साहब से एक बात पूछता हूं, आपने सबके ह्यूमन राइट्स देख लिए, जो बच्चे अंधे हो गए, जिनके ऊपर पैलेट बरसा, उनका देख लिया,
आप मुझे आज जनता के सामने ये बता दीजिए, आर्मी के ऑफिसर ने 9 लोगों को बचाने के लिए अगर एक स्टोन पेल्टर को अपनी गाड़ी के आगे बांध के 9 लोगों को जीवंत बचा के ले आए, आप उसके लिए क्या कहते हैं? उनके ह्यूमन राइट के बारे में सोचा है कभी आपने कि आर्मी के लोगों का भी ह्यूमन राइट होता है? क्या बात दो तरफा होनी चाहिए ओवैसी साहब? मैं इनका जवाब दे देता हूं। मैं इनका देखिए, इन लोगों का हिपोक्रेसी देखिए। यहां पर एक आदमी को जो वोट डालने गया था, हमारी डेमोक्रेसी को, इंडियन डेमोक्रेसी में जिसको कॉन्फिडेंस था, जिसने कहा कि भारत के संविधान को मैं मानता हूं, जिसने वोट डालने गया, उसको आपने ऊपर बांध कर लेकर गए। दूसरी बात, इनका हिपोक्रेसी, वोट डालने गया था, नहीं पत्थर डालने गया था। सुनिए दूसरी बात यह कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाकर यूनाइटेड नेशंस में कहती है ह्यूमन राइट्स के बारे में। आप बताइए कि आप वैसा करेंगे? आप चलिए, मैं आपसे कहता हूं कि मारिए गोली, एक 2000 लोगों को मार के नॉर्मल सी कर सकते। दुलत ने क्या कहा? दुलत ने कहा कि आप आर्मी से मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। आपको ये मसला आपका है, आप पावर में हैं, हम पावर में नहीं है। मेरा हक है कि आपसे पूछूं कि 2.5 साल में आप क्या कर रहे हैं वहां पर? थाली मार रहे हैं या बिरयानी खा रहे हैं? अगर हालात खराब हो रहे हैं तो बीजेपी की जो सरकार वहां पीडीपी के साथ है, सारी जिम्मेदारी आपके दरवाजे पर ही आएगी। जिम्मेदारी आप कीजिए हमारी, उसका हल जिम्मेदारी कीजिए। हमारी है, और जिस तरीके से हल करना चाहिए। अभी 2 दिनों पहले अमित शाह जी ने कहा हमारी कश्मीर पॉलिसी है, हम उस पर काम करेंगे। आर्मी को हमने अपना, उनको हक दे रखा है कि जहां आपको लगे कि इस विषय में ऐसे काम करने की आवश्यकता है, आर्मी वो निर्णय लेगा। मगर आर्मी जब निर्णय लेगा तो इस प्रकार के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट निकल के आ जाएंगे, आप कहेंगे कि वो वोट देने गया था, जिसको जीप के सामने बांधा गया वो वोट डाल रहा था। आप जब तक सच्चाई को सच्चाई नहीं बोलेंगे और जब तक झूठ को झूठ नहीं बोलेंगे, वो वहां वोट डालने नहीं गया था मैडम, वो वहां पत्थर बरसाने गया था। और आर्मी के ऊपर संशय मत करिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। आप जुडिशियरी पे संशय करते हैं, आप आर्मी पे संशय करते हैं, आप सरकार पे संशय करते हैं, और याकूब मेमन को कहते हैं कि उसको फांसी हो गई, वो तो अच्छा था। तो आप बताइए हम करें तो क्या करें? सुनिए, इतना चीख मत मारिए। मैं सुनता हूँ, अच्छी नहीं, बात चीख मारना पड़ता है, तभी तो नहीं, सुनता नहीं आप आप। कश्मीर में जाके चीख मारिए, लाल चौक में जाके चीख मारिए, आप चीख नहीं मारने की वहां पर आवश्यकता है, जाइए, पैलेट गन से हो जाएगा। अरे पैलेट गन से कुछ हल नहीं हो रहा, सिर्फ 150 बच्चे नाबीना हो गए, 100 लोग मर गए, उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। आखिरी बात सुनिए, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं। सुनिए, नहीं, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं आपकी पॉलिसियों की वजह से। स्कूल के बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं 2008 में हम थे 2008 में, आपकी नाकामी की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से, आपकी पॉलिटिकल बैंकरप्सी की तरफ से। और आप संपीत साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फेस करो कश्मीर के अवाम को। आप आर्मी क्यों डाल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे राइट है, हमारे देश की आर्मी है। सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है कि मैं आर्मी को भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन कर सकता हूं। आर्मी का जनरल का पोजीशन कहां है वो पूछिए। कोई और मेरी, अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो शक करता हूं। आपका बोलने का मतलब है कि असदुद्दीन ओवैसी आपका हम ख्याल हो जाए, आप जो बोले हाँ हमें हाँ मिला, नहीं समझता, वो नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इन्होंने कहा आर्मी को भी ये क्वेश्चन कर सकते, ठीक है, आर्मी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस एक व्यक्ति को, याकूब मेमन को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, बाकी सबको क्वेश्चन कर सकते हैं। याकूब मेमन को जस्टिस एपी शाह का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद। मैं नहीं जानता किसी एक का स्टेटमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा के फांसी दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ठप्पा लगा के फांसी दी थी, बस फांसी दी है, हो गया, मानता हूं। ऐसे अब इतने लोग हैं, उनको भी फांसी दीजिए। चलिए, ये एक मंच है जहां आप दोनों अपनी बात रख रहे हैं और आप दोनों को देश की जनता सुन रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ये अदालत नहीं है, हमें कुछ और मुद्दों की तरफ बढ़ना होगा। मैं कुछ 2 सवाल ले लेती हूं दर्शकों के लिए, आप दोनों के लिए आए हैं, फिर अगले मुद्दे पर जाएंगे। ओवैसी साहब, एक सवाल आपसे ये है, और फिरोज बख्श अहमद साहब हैं जो पूछते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आप नूरा कुश्ती कर रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी के लिए सीधा हाथ बने हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उनका नाम क्या बताया आपने? फिरोज बख्श अहमद साहब का ये सवाल है। फिरोज बख्श अहमद साहब से मैं इतना ही गुजारिश करूंगा कि दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ा, बीजेपी जीत गई, JNK नहीं लड़ा, बीजेपी जीत गई, हरियाणा नहीं लड़ा, बीजेपी जीत गई, कहां कहां झारखंड बीजेपी जीत गई, हर जगह जीत गई। शायद वो कांग्रेस के चाहने वाले हैं। अब कांग्रेस को अगर दुनिया की ताकतवर दवा दी जाए और उसमें अगर जान आ जाए तो उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैं उसका जवाब से नहीं हूं।
तो उनको चाहिए कि अपनी पार्टी से जाकर कहें डेमोक्रेसी में मुझे राइट है लड़ने का। अगर आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते और हार रहे हैं मोदी के सामने, तो भाई साहब घर में बैठे किसी और को मौका दें। ठीक है संबित, एक सवाल आपसे है। एडवोकेट है रोहित पांडे और वो पूछ रहे हैं बीजेपी सरकार के पास केवल 2 ही मुद्दे हैं जिसे बीजेपी हमेशा उठाती है, कश्मीर और राम मंदिर। इन दोनों मुद्दों पर सरकार विफल रही है। क्या इसी कार्यकाल में दोनों मामले आप सुलझा देंगे या फिर एक और कार्यकाल चाहिए? देखिए, जहां तक मुद्दों का सवाल है, ये गलत होगा कहना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस, कि केवल 2 मुद्दे हैं। जनता जनार्दन है, जनता ही भगवान है। वो कह रहे हैं आपकी राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। नहीं, जब मैं तो चुनाव के वक्त राजनीति ऊपर जाती है और चुनाव के बाद ठंडी पड़ जाती है। देखिए, जनता भगवान है, जनता ही जनार्दन है। अगर इसी जनता ने हमें उत्तर प्रदेश में 325 सीट दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने कश्मीर के लिए हमें वोट दिया है? बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी के लिए, वहां के कानून व्यवस्था के लिए, वहां किस प्रकार सड़क बने, उसके लिए दिया है। तो सारे मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कश्मीर का मुद्दा है, देखिए, मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से और हमारे पार्टी के अध्यक्ष से जानता हूं कि ये इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं जो विगत 10 वर्षों से भारतवर्ष ने देखा नहीं। आप उन पे विश्वास रखिए, कश्मीर का मुद्दा प्रधानमंत्री जरूर सुलझाएंगे। मतलब एक कार्यकाल और चाहिए राम मंदिर और कश्मीर के लिए? नहीं, एक कार्यकाल और तो हम लेंगे ही जनता के आशीर्वाद से, मगर हम सुलझाएंगे इसी कार्यकाल में भी सुलझाएंगे। इतने ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं कि 2016 में 7 साल के बाद 64 सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। 7 साल के बाद। इतने ताकतवर। ओवैसी साहब, ये पार्लियामेंट में सवाल दिया गया। नहीं, पार्लियामेंट में आंसर दिया गया कि 2016 में 64 आर्मी के जवान शहीद हो गए। आपके पावरफुल, तो हमारे पावरफुल चाहे प्राइम मिनिस्टर, नक्सलियों की हम बात करें, ओवैसी साहब पाकिस्तान प्रधानमंत्री कैसे हैं वो आपकी बौखलाहट से ही मालूम पड़ रही है। अच्छे ही हैं, वरना फिर आप लोग इतने परेशान थोड़े होते। दूसरी बात, मैं परेशान नहीं हूं, मैं आप लोगों की परेशानी देख रहा हूं कि आप लोगों को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है, चलिए, कोशिश करिए, आप कोशिश करिए। राहुल जी से मिलिएगा इसके बाद जाके। वो आपके दोस्त हैं भाई, वो जब तक वो रहेंगे आपको फायदा है। उनसे मिलिए, कोई बात नहीं है। आपने राम मंदिर के बारे में वैसे साहब, बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा इसके लिए आपको इतनी चिंता हो रही है? मैं कह रही हूँ बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा इसके लिए आपको बड़ी चिंता जानते हैं किसको मौका मिलेगा तभी परेशान है ना। संपित को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो कह रहा हूँ। अच्छा संपित, अच्छा चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ क्योंकि हमने कश्मीर पे भी बात की, हमने सरकार की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ी बात की। देखिए, एक सवाल और जिस पे आप दोनों को, देश की जनता और यहाँ हमारे तमाम मेहमान सुनना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक का मसला। संबित, पहले तो मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो ट्रिपल तलाक का पूरा मुद्दा है, इस पर एक सवाल जरूर उठता है, आपसे बनता है कि ट्रिपल तलाक पे जो स्टैंड बीजेपी ले रही है, जो सरकार ले रही है, क्या ये एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स है या वाकई में मुस्लिम महिलाओं का दर्द है? पहले आपका जवाब, फिर ओवैसी साहब के पास। देखिए, जहां तक ट्रिपल तलाक का सवाल है, एक सख्त हिदायत प्रधानमंत्री जी से है। हम लोगों के बैठकों में भी और जहां तक जनता के सामने भी उन्होंने ये हिदायत दी है कि इस विषय को कभी भी राजनीतिकरण नहीं करना है। इसलिए मैं यहां ओवैसी साहब से इस पे लड़ने वाला नहीं हूं, मगर मैं सरकार का पक्ष जरूर एक एकेडमिक तरीके से रखूंगा। आप देखिए, हम नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के विषय को लेकर। सायरा बानू और ऐसे 5 रेस्पोंडेंट्स गए सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि वो महिलाएं परेशान थी, समाज की महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक एफिडेविट मांगा कि आपकी राय क्या है। सरकार से भी मांगा और एक रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उन्होंने भी अपना एक एफिडेविट दिया। अब देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिनका समर्थन ओवैसी साहब भी कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लिखा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये अनडिजायरेबल, अर्थात ये पाप है, ये अच्छी बात नहीं है, मगर फिर भी ये बने रहना चाहिए। क्यों बने रहना चाहिए? 3 कारण दिया। कारण नंबर 1 कि जो महिलाएं होती हैं उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, फैसला लेने की शक्ति पुरुषों से कम होती है। कारण नंबर 2, ये इतना लंबा केस वेस चलेगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि पति किसी दिन गुस्सा जाए, पत्नी को जला दे या हत्या कर दे, तो मरने से अच्छा है कि ट्रिपल तलाक से छुटकारा हो जाए। तीसरा, अगर पति किसी दिन केस में गुस्सा जाएगा और भरे अदालत में कह देगा कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है, तो भरे अदालत में और पूरे दुनिया के सामने वो महिला चरित्रहीन बन जाएगी और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वो ट्रिपल तलाक लेके चली जाए। सरकार ने कहा नहीं, हम संविधान के साथ है, ये 21वीं शताब्दी का भारत है, इसमें चाहे कोई कहे कि महिला छोटी है आदमी से, उसकी बुद्धि कम है, मगर हम मानते हैं कि पुरुष और महिला बराबर है और वो डिग्निटी के साथ सर उठा के जीने की हकदार है। जेंडर इक्वालिटी और उसका राइट है, इसलिए हम संविधान के साथ खड़े हैं। हम नहीं मानते हैं कि महिला छोटी। साहब,
तो ये क्या ट्रिपल तलाक के नाम पर जो हो रहा है मुस्लिम महिलाओं के साथ, जिसमें से कुछ याचिकाकर्ता बन के कोर्ट में गई, तो क्या ये सीधे सीधे अन्याय और अत्याचार का मामला नहीं है? इसमें कहां से एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स आती है और आपको कहां से दिखाई देती है, ये बताइए आप। मैम, सबसे पहले तो मैं इकरार कर लूं कि मुसलमानों का एक ही मसला है, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक। दूसरा कोई मसला नहीं मुसलमानों का। चलिए, मुबारक, मान लिया। अब मुझे ये बताइए कि 2011 का सेंसस C4 ये कहता है कि 44 लाख हिंदू बहनें हमारी वो बिगमस रिलेशनशिप में हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट के तहत दूसरी हिंदू वाइफ को अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता। क्या ये वायलेशन नहीं आर्टिकल 14 का और 16 का? इस पर सरकार क्या कर रही है? तीसरा ये है कि क्या 2011 के सेंसस ये नहीं बताते कि 87.8 हिंदू मुस्लिम खवातीन शादी में है और हिंदू बहनें 86.1 है? इस पर आपका क्या है? तीसरी बात यह है कि 20 लाख हिंदू बहनें अबैंडन और डिवोर्स हैं, जिसमें एक मोहतरमा गुजरात की भी हैं, उसके बारे में आपका क्या है, ये बता दीजिए। पांचवी बात यह है कि हिंदुस्तान में 4 करोड़ 20 लाख विधवाएं हैं, जिसमें वृंदावन में हजारों की तादाद में औरतें बैठी हुई हैं। कभी मन की बात में उनका भी तो जिक्र कर लो मेरे प्राइम मिनिस्टर। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे, और आखिरी बात, आपका सवाल, आखिरी बात मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि आपको अगर तलाक देना है, आप ट्रिपल तलाक मत दीजिए। अगर कोई मुसलमान देगा तो हम उसका सोशल बाइकआउट करेंगे। और आखिरी सुनिए, मैं सोशल, मैं तो ऐसी महिलाओं से मिली हूं सर। मैडम सुनिए मेरी बात, आप मुझसे ज्यादा विद्वान इस मामले में, आप जानते हैं, आपके पास आती होंगी वो महिला। मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि हमारा मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक है, दूसरा कोई मसला नहीं है। जकिया जाफरी का इंसाफ मसला नहीं है, वो जो बच्चा उसकी मां फिर रही दिल्ली में उसका मसला नहीं है, यही मसला है। ठीक है, अगर ये मसला है तो संपीत साहब आप 7% मुस्लिम औरतों को प्लीज रिजर्वेशन दे दीजिए, एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, हम तैयार हैं। चलिए, मसला हल करिए, उनको एम्पावर कर दीजिए। वो ये कह रहे हैं हिंदू महिलाओं की जो खराब हालत है उस तरफ आप लोग ध्यान देते हैं या नहीं, और जो उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा रिजर्वेशन की बात, जल्दी से उस पर 2 प्रतिक्रिया, फिर मैं जाती हूँ। देखिए, पहली बात तो है ओवैसी साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, केवल एक मुस्लिम लीडर हो ऐसी बात नहीं है, वो एक इंडियन पार्लियामेंटेरियन भी मैं है। सलाम करता हूं, थैंक यू, सुनिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप एक पार्लियामेंटेरियन भी हैं, Very good, और जब एक thank you. पार्लियामेंटेरियन ये कहता है कि तो क्या हो गया, जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी तो है वृंदावन वाली, वो भी तो है गुजरात में, वो भी तो है कर्नाटक में। अरे तो इनको भी जाने दो ना, वो सब भी परेशान हो रही है, तो इनको भी परेशान होने दो। पहले गुजरात वाली का कर लो। साहब सुनिए, इसमें रेटोरिक का कोई स्थान नहीं है। मैं इतना बताऊंगा कि अगर कोई भी हिंदू महिला यहां भी जो बैठी है, अगर उनमें से किसी को भी लगे कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, दे आर फ्री, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। और मैं यहां आपके पास बैठ के, मैंने किसी से बात नहीं कही है, मगर मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी, हमारा संविधान उनके साथ खड़ी मिलेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। क्रिश्चियन, देखिए क्रिश्चियंस महिलाएं भी गई थी डाइवोर्स के लिए, उनका केस भी तो चल रहा है, उनके मामले में भी तो सरकार संविधान के साथ खड़ी है। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है महिलाओं की बुद्धि कम है, तो बुद्धि कम है हम मान जाए, ये पार्लियामेंटेरियन है, बुद्धि कम है महिलाओं की। गलत बात, गलत बात। नहीं, आप मानते हैं कि ऐसा नहीं था? गलत बात, गलत बात। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, एग्जैक्ट वर्ड बोल रहा हूं मैं, झूठ बोल रहे हैं। डिसीजन मेकिंग नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुनिए, आप अगर आप भूल जा रहे हैं इतनी नौजवानी में तो डर हो रहा है मुझे। अगर आप उम्र में आके भूल तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में दिया है ओवैसी साहब, क्या उसमें डिसीजन मेकिंग पावर की बात उन्होंने नहीं की है? पर्सनल लॉ बोर्ड ने मैडम ये भी कह दिया है कि जब निकाह होगा उस वक्त मुस्लिम महिला को ये राइट होगा कि वो कंडीशन इनकॉर्पोरेट करे। ये पहले क्यों नहीं हुआ? ये पहले, ये अदालत की चौखट पर जाने से पहले महिला क्यों चली गई वहां पर? मैं आपको बता रहा हूं कि तेलंगाना में, आंध्रा में, हमारे पास अगर आप जाएंगे तो बुकलेट है जो गवर्नमेंट इशू करती है, उसमें आप कंडीशन लिखिए। इस्लाम में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, सैक्रेमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि आज आप लिखिए, आप कौन रोक रहा है आपको? सर, कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह के लिए आप महिला की सहमति मांगते हैं और तलाक व्हाट्सएप पे दे देंगे, सोते सोते दे देंगे सर, वहां सहमति नहीं आएगी सर। मेरी बात सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों तरफ से चले ना। व्हाट्सएप के बारे में आप कह रहे हैं ना, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल क्या कहा? एक शख्स ने, एक बूढ़े बाप ने कहा कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे निकाल रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा आप नोटिस सर्व किए? तो उसने कहा कि सर व्हाट्सएप पर किया और ये ब्लू टिक आ गई, कोर्ट ने कहा सर्व हो गया। ठीक है, अब आप बताइए। अब मैं इसका जवाब दे दूं? मैं आपको कह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक कोर्ट खत्म नहीं कर सकता, ना मोदी साहब के भाषण खत्म कर सकते। ये मुसलमानों का मसला है
और इंशाअल्लाह ताला इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि नॉट इवन 0.23% ट्रिपल तलाक होता है। बाज़ाब्ता सेंसस है, इंपोरिकल एविडेंस है, ये खत्म संबित, होगा आप जवाब और दीजिएगा। हमारी मेहनत ये तो होगी। मेरा सवाल है, बस एक छोटा सा सवाल संबित, तुरंत उस पर आप जवाब दीजिएगा। ओवैसी साहब, बस मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ट्रिपल तलाक की कई पीड़ित महिलाओं से मिली हूँ और मैंने बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। बिल्कुल अब तकलीफ दे बात। वो चीजें जो भी हैं अब बिल्कुल आगे सही। अब जाएंगी अपने। बिल्कुल मुझे ये बताइए, तकलीफ दे बात। आपके पास तो आती होंगी वो महिलाएं, तो आप उन्हें क्या जवाब, क्या आप उन्हें ये कहते हैं कि देखिए उस समाज में भी नाइंसाफी हो रही है, वहां भी ये हो रहा है, अगर फरियादी बनकर कोई आए तो उसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए। इनके सवाल मुझे का क्या मतलब कि दुनिया जहान में सुनिए, कहां क्या हो रहा है? सुनिए, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिला नहीं गई। जस्टिस डावे एक मसला सुन रहे थे, एक हिंदू बहन ने कहा कि मेरे भाइयों ने बाप की इजाजत का मसला नहीं दिया, तो जस्टिस डावे ने अनफॉर्चुनेटली कहा कि इसको अब मुसलमानों में अब हम इसको सो मोटो लेते हैं। शायरा बानो की तो सुनिए, याचिका है ना? और शायरा बानो का आप कह रहे हैं ना, शायरा बानो के शौहर अब कोर्ट को गए हैं, वो कह रहे हैं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कर दो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, संपित से भी कह रहा हूं कि रिफॉर्म जब आएगा ना सोसाइटी में, वो संपित साहब या मोदी साहब के भाषण से नहीं आएगा, कोर्ट के फैसलों से नहीं आएगा, वो हमको मेहनत करना पड़ेगा। मुस्लिम समाज कर रहा है। मैं साल में मैडम 50-60 मीटिंग्स करता हूं इसी के ऊपर कि ये समाज में सुधार लाओ, रिफॉर्म लाओ। गलतियां होती हैं, काजियों का क्या सर, उन मौलानाओं का क्या, जो कहते हैं व्हाट्सएप पे आ गया, नहीं अब तो लड़के ने दे दिया, मानना पड़ेगा लड़की को, उनका क्या सर? रिफॉर्म आप तो हर जगह नहीं हो सकते ना। चलिए मान लिया आप इंसाफ करते हैं उन महिलाओं के साथ, रिफॉर्म तो होना पड़ेगा ना। रिफॉर्म सोसाइटी में जब होगा तो खत्म होगा। आपके सामने कह रहा हूं, ये हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए, मगर कैसा रोकेंगे आप? क्या कोर्ट रोक देगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो 1 करोड़ हिंदू बच्चियों की शादियां होंगी, चाइल्ड मैरिज कानून है, डाउरी एक्ट है। मैं शादियों में जाता हूं मेरे हिंदू दोस्तों के, वहां पर जजेस बैठे रहते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठे रहते हैं और डाउरी दी जाती है। तो कानून से सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं आ सकता, वो लोगों को करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं। लोगों को खुद रिफॉर्म करना होगा। मोदी सरकार इसे राजनीतिक हथियार बनाए, इस्तेमाल करे, उससे नहीं होता रिफॉर्म। देखिए, ओवैसी साहब ने कहा कि रिफॉर्म समाज से आएगा, अच्छी बात है। इन्होंने कहा मोदी साहब के भाषणों से रिफॉर्म नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी प्रकार का डिबेट और डिस्कशन आज अब 100 साल पहले चले जाइए, सती प्रथा के लिए ऐसे ही हो रहा होगा। लोग कहते हैं कि राजा राममोहन राय के भाषण से थोड़ी होगा, हम तो औरतों को जलाएंगे, हम तो जला के मारेंगे। ये राजा राममोहन राय कौन है बोलने वाला? मगर हुआ ना, जो औरतें अपने पति के लाश पे जलती थी, वो जलना बंद हुई ना। जब छोटी छोटी बच्चियों को धक्का मार के विवाह किया जाता था, तो उसी तरह लोग कहते थे ये दयानंद सरस्वती के भाषण से थोड़ी होगा, शादी तो होगा, इनका होगा, धक्के दे के शादी होती थी, मगर हुआ ना। और आज ओवैसी जैसे लोग कह रहे हैं ये भाषण से थोड़ी होगा, ये तो हम काजी करेंगे, मगर होगा। दूसरी बात, ओवैसी साहब देखिए, मैं इसका पूरे कानूनी विषय को अच्छे से ध्यान से पढ़ रहा हूं। मैं आपको बताऊं, परसों कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में क्या कहा। जैसे ओवैसी साहब ने कहा क्या इस विषय को कोर्ट निर्णय करेगी, तो कपिल सिब्बल जी ने यही कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। उन्होंने कहा कोर्ट निर्णय करेगी, अगर कोर्ट निर्णय कर दे तो वो हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं है, अनइमेजिनेबल कंसिक्वेंसेस। नंबर दो, देखिए मैंने पूरा एक एक पढ़ा है इसमें। जो इनके ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखा, बॉयकॉट की बात कर रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखा कि जैसे शादी का इनविटेशन व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है और वो जायज है, ठीक उसी प्रकार हम व्हाट्सएप पे तलाक भी भेज सकते हैं। अरे शादी के इनविटेशन को, कोर्ट में एक नोटिस को आप जीवन भर के लिए एक महिला के जीवन के साथ जोड़ के देख रहे हैं। कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने कहा राम का जन्म जैसे आस्था का विषय है, तलाक ऐसे आस्था का विषय है। अगर कपिल सिब्बल एबीपी न्यूज देख रहे हैं, सही है, अच्छा है, बहुत मजा आया इसके। देखें जी, बहुत टक्कर के हैं ये संबित पात्रा, बहुत टक्कर के, बहुत ज़्यादा हाजिर जवाब इंसान है, मुझे कहना चाहिए। हर बात का इनके पास जवाब है, हर बात का, हर इल्ज़ाम का इनके पास जवाब है, और जवाब बड़ा ठक्कर का देते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, हर बात का आप जवाब, हर बात को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। कुछ बातें हैं जो आपको माननी पड़ती हैं, लेकिन बहरहाल अब इनकी ये वो है। लेकिन अब इसमें क्या मुझे लगा, पहले बता रहे थे वैसे साहब शुरू में कि बीजेपी के दौर में नौकरियां नहीं मिली, पेट्रोल महंगा हो गया, टैक्स लगा रही है, वो मुझे लगा था बिल्कुल इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज हमारे पाकिस्तान में यही हाल है, गवर्नमेंट का इस वक्त पाकिस्तान में। इमरान खान ने बड़े गलत किस्म में काम किया है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में इस वक्त, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है इस वक्त इकॉनमी का।
मुझे लगा शायद, और मेरे ख्याल में हर मुल्क की यही कहानी होती है, आप कभी भी अपोजिशन में रहते हुए हुक्मरान से खुश नहीं होते। तो दोनों जो हैं ये जो दोनों इसके जो शिरकात है दोनों ज़बरदस्त हैं। वैसे साहब की क्या बात है, और संबित पत्रा, मुझे अब समझ आ रही है कि सुभाष पटेल साहब ने क्यों कहा कि इनका इंटरव्यू लें, क्योंकि डेफिनेटली ये हर इंटरव्यू में, हर डिबेट में अपने ऑपोजिशन को जो है बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत भिगो के मारते हैं ये। तो कश्मीर कौन से बात हुई, उस पर भी दोनों की ठीक ठाक गर्मा गर्मी हुई। और अब ऐसा भी कह सके जो पत्थर लोग मारते हैं इनकी कोई पीछे वजह है, मतलब ये लोग सताए हुए लोग हैं, तो उनके एक अपना उस पर टेक था। और बहरहाल एक अच्छी डिबेट थी, दोनों के पास इल्ज़ाम थे और दोनों के पास एक दूसरे के इल्ज़ाम जो हैं उनको फेस करने के लिए भी बड़ी कमाल किस्म के दलाइल थे, मानना पड़ेगा। और ये एक ना ख़त्म होने वाली बहस है, मेरे ख्याल में इसमें कोई भी नहीं मानेगा ना। अब ऐसे आप किसी बात को मानेंगे उनके इल्ज़ाम को, ना वो मानेंगे उनकी, और ये एक लामुतना ही डिबेट है जो कि चलती रहेगी तो, और बेफ़ायदा होगी बिल्कुल। तो मसला है कि हमारे मुल्क, हमारे नेचुरल, हमारे जो है ना, हमारे आप माशरे में चाहे पाकिस्तान भारत का गलती मानने का रिवाज नहीं है। संबित पत्रा के ने बहुत सारी बातों का जवाब दिया, सब बातों का जवाब दिया, लेकिन कुछ बातों का जवाब नहीं होता आपके पास। अवैध साहब ने हर बात का, इल्ज़ाम का जवाब दिया, लेकिन कुछ चीज़ों का आपके पास जवाब नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ट्राई करते हैं उसका जवाब भी दें। मेरे ख्याल में आपको कहीं पे अपनी गलती माननी चाहिए, कहीं पे किसी को गलत करार देना चाहिए, इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स यही है कि अगर आप किसी की एक गलती भी अपनी मान लेंगे तो इसका मतलब है आप बहुत पीछे चले गए और आप आवाम आपको गलत कहेगी। तो यही एक चाल है पॉलिटिक्स में कि आपने अपनी गलती नहीं माननी, और इसी चाल को लेकर ये लोग चलते हैं। लेकिन बहरहाल एक बड़े मज़े का था। और संबित पत्रा को मैं 1-2 बार पहले देख चुका हूँ दूसरे इंटरव्यूज़ में, बहुत कमाल के टक्कर देने वाले इंसान है। और अवैध साहब को ठीक ठाक टाइम दिया, लेकिन अवैध साहब ने भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी डिबेट की और बड़ी सही बातें उठाई। इसके अंदर बड़ा मज़ा आया मुझे सुभाष पटेल साहब, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने अपने एक हिंदू भाई की रिक्वेस्ट को पूरा किया। और मुझे लगा कि आज का मेरा जो ये एक रिएक्शन है ये काफ़ी अलग मुझे लग रहा है, और बड़ा मुझे मज़ा आ रहा है, और बड़ा मुझे मज़ा आया भी ये देख के। और इंशाल्लाह मैं और भी स्पीचेस देखना चाहूँगा अवैध साहब की और संबित पत्रा की है, क्योंकि दोनों ही बड़े, और जब दो ओपोनेंट्स जो बहस कर रहे हैं दोनों ही जो हैं वो टैके वाले डाडे बंदे हैं, बड़े कमाल किस्म के मुकर्रर हैं, तो वो डिबेट देखने का और ही मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।